Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So in this video, we are going to solve some more question of your research methodology for your PhD entrance examination of Lucknow University. So here we will solve some questions from statistics. डाटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहां पे ग्राफ, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड मैनी मोर बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आपके स्टैटिस्टिक्स में ही आता है। एंड डाटा मैनेजमेंट जब डाटा एनालिसिस आप करते हैं तो उस दौरान मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड वेरिएंस ये सारी चीजें आप निकालते हैं। तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स के जो पोर्शन है उसमें हम पढ़ते हैं। यहाँ से लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस बनते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन देखा जाए तो दोनों में एक तरीके से तो 35 क्वेश्चन है, उसमें रिसर्च का जो पार्ट है उसको भी सब डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के एंड कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं स्टैटिस्टिक्स के। अब ये हो सकता है कि किसी ईयर आए और किसी ईयर ना आए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट क्वेश्चंस उनके रेशियो थोड़ा सिमिलर ही रहते हैं दोनों के, ठीक है। तो हम आज सॉल्व करेंगे, लेकिन हम क्वेश्चन स्टार्ट करें तो कुछ हम चीजें बता दें जो कि आपके स्टैटिस्टिक्स के हैं, कुछ फंडामेंटल की वर्ड्स जो हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जिससे आपको चीजें समझ में आए। पहले अगर हम बात करें सेंट्रल टेंडेंसी की, तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा पेन टाइप खराब है, बट हम आपको डिक्टेट कर दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो पेन है इसमें वो आप जो है पूरा अच्छी तरीके से आपको इस राइटिंग समझ में नहीं आएगी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है वो किसी डेटा सेट का ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक। तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति। अब उसकी माप हम कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम तीन चीजों को लेते हैं। अब जैसे आपको निकालना है किसी क्लास का एवरेज निकालना है, ठीक। किसी जो है ग्रुप की एवरेज इनकम निकालनी है तो यहाँ पे आप सेंट्रल टेंडेंसी का उपयोग करेंगे। जैसे अब इसमें तीन चीजें आती हैं, इसमें आता है मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक। तो मीन में हम क्या निकालते हैं, मीन को बोला जाता है एवरेज भी बोलते हैं मीन को। तो मीन में ये होता है जितने भी आपकी वैल्यू है उन सभी वैल्यू का योग कह सकते हैं या फिर उनका एडिशन कह सकते हैं, और इन सभी को डिवाइड कर देंगे उसके नंबर ऑफ वैल्यू, ठीक है। आएगा मीन, यानी कि माध्य बोलते हैं हिंदी में, एंड एवरेज भी बोलते हैं और मीन भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, ठीक। अब हम एनोवा जो है, टी टेस्ट, ये सारे टेस्ट में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन जो है, जो एक क्रमबद्ध डेटा का जो मध्यमान होता है, एक तरीके से ये सीक्वेंस में डेटा को पहले हम अरेंज करते हैं। जैसे डेटा बहुत डिस्पर्स्ड है, जैसे 2 4 6 8, ये तो एक तरीके से सीक्वेंस में है ना कि 2 4 में 2 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर लिखा हुआ है 1 3 6 8, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे 2। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 6 8। इसमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करते हैं नंबर से, तो मीन में इसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर होगा। लेकिन जो मीडियन होता है उसमें हम करते हैं इनको अरेंज करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस से लगाएंगे और इसके बीच की जो वैल्यू आ रही होगी, अब जैसे यहाँ पे हमने लगाया 1 2 3 6 8, तो इसके बीच बीच की वैल्यू क्या आ रही है, तो 6 जो वैल्यू आ रही है ये हमारी मीडियन हो जाएगी। फिर हमारा आता है मोड। मोड क्या होता है, मोड को हिंदी में बहुलक बोलते हैं, और जितने भी इसको जितना जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है 1 2 2 3 3 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा मोड हो जाएगा 3। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसका उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे 3 बार कई बार रिपीट हुआ है तो ये हमारा मोड हो जाएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन को बोलते हैं प्रसरण के माप, ठीक। अब जो प्रसरण के माप में हम या मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो कितनी ज्यादा डिस्पर्स्ड है, ठीक है, कितनी ज्यादा फैली हुई है। तो हम जब दो ग्रुप में कंसिस्टेंसी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालते हैं। जब हम
कोई हमें रिस्क को कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर हम रिसर्च में वेरिएबिलिटी जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्सन करते हैं। ठीक, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमारा आता है रेंज एंड वेरियांस। रेंज को हम परास भी बोलते हैं एंड वेरियांस को हम बोलते हैं विचरण। ठीक, तो पहले जानते हैं रेंज क्या होता है। रेंज ये होता है सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस। जब भी आपको रेंज निकालना है तो बड़े में से छोटा घटा देंगे और आपका रेंज निकल आएगा। क्या होता है इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो वेरियांस बताता है कि डेटा का जो मान है वो औसत से कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। जो हमारी एवरेज वैल्यू है उससे डेटा कितना ज्यादा डिफरेंस में है, कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। ठीक, तो हम जब वेरियांस निकालना चाहते हैं तो हम जब मीन और जो एक्चुअल डाटा है उसके बीच की दूरी निकालते हैं और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा वेरियांस निकल जाता है। अब जैसे हम मान लें कि मान लीजिए हमारे पास 3-4 नंबर्स हैं, 2, 4, 6। ठीक, अब हमारा इसमें मीन क्या निकल के आएगा। हम 2 और 4 और 6 को अगर जोड़ दें तो हमारा कितना आता है, 4 6 अच्छा 12। ठीक, 12 हो जाएगा एंड 3 नंबर हमारे पास है तो इसको डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, तो हमारा जो मीन है वो 4 आ जाएगा। अब हम इसको देखना चाहें कि जो हमारा मीन से कितनी दूरी है। ठीक, तो मीन से अगर हम 4 और 2 को देखें तो 2 जो है 4 से 2 दूर है। ठीक है, 2 नंबर दूर है। अब ये 4 जो है 4 से कोई डिफरेंस नहीं है, 0 दूरी है। ठीक, ये 4 6 से कितना दूर है, 4 दूर है। ठीक है, 4 और 2 6 होता है तो यहाँ पे 2 दूर है, 4 गलत हो जाएगा। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा एंड ये 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब इनका जो हम स्क्वायर किया इसका अब औसत निकालेंगे। ठीक, तो हम औसत निकालें फिर मीन निकालें तो इसको ऐड कर दें तो 4 4 8 8 हो जाएगा एंड हमारे पास इन नंबर्स कितने हैं 3, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेरियांस। ठीक, तो वेरियांस होता क्या है, मीन से दूरी का औसत निकालने के बाद मीन से हमारा जो मान है वो हमारे औसत से या मीन से या एवरेज से कितना दूर है, तो इसको हम वेरियांस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन की बात करें तो मानक विचलन क्या होता है। मानक विचलन जो होता है वेरियांस का स्क्वायर रूट होता है। अब हमने मीन से वेरियांस निकाला, अब वेरियांस का जब हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एस जी बराबर वेरियांस। ठीक, स्क्वायर रूट। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। अब ये साइकोलॉजी वाले जो होंगे उनके लिए ये इजी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से संबंधित नहीं है। हिंदी भी साथ में है और ये वाला क्वेश्चन मैंने गेट के पैटर्न पे बनाया हुआ है। इसमें ऑप्शन आपको 3 4 नहीं 5 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप गेट के एग्जाम में भी अगर जाते हैं तो अपियर होना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको ये यूजफुल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन 4 हो या 5 हो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट वाला ही। ठीक, तो बताइए कौन सा जो है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से संबंधित नहीं है। पहला हमारा है अ कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न करने की प्रतिबद्धता। अ कमिटमेंट टू बेसिंग नॉलेज एक्सक्लूसिवली ऑन कॉमन सेंस एंड ओपिनियन। ज्ञान को केवल सामान्य ज्ञान और मत पर आधारित करने की प्रतिबद्धता। एक अ कमिटमेंट टू बेसिंग नॉलेज ऑन एम्पिरिकल एविडेंस। ज्ञान को अनुभवजन्य प्रमाण पर आधारित करने की प्रतिबद्धता। सत्य की खोज की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू डिस्कवरिंग ट्रुथ। एंड लास्ट इज अ कमिटमेंट टू इंश्योरिंग दैट फाइंडिंग्स आर करेक्टली इंटरप्रेटेड। निष्कर्षों की सही व्याख्या सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता। तो आपको आंसर बताना है कि इसमें से जो है हमारा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग से संबंधित नहीं है।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी वाला। ठीक। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में ज्ञान को केवल सामान्य ज्ञान और मत पर आधारित करने की प्रतिबद्धता जो है ये हमारा सही नहीं है। A commitment to basing knowledge and exclusively on common sense and opinion। ठीक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी इन साइकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान में ज्ञान और सिद्धांत के विकास में योगदान देता है। पहला है एविडेंस दैट सपोर्ट अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का समर्थन करने वाला प्रमाण। बी है एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का खंडन करने वाला प्रमाण। एंड सी इज एविडेंस दैट टेस्ट अ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का परीक्षण करने वाला प्रमाण। डी है सभी एंड ई है ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड थ्योरी इन साइकोलॉजी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अभी देखो पूरे स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो यदि कोई निष्कर्ष विश्वसनीय है तो उसे सामान्य प्रक्रिया से दोहराना आसान होना चाहिए। पहला ऑप्शन, इफ अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट शुड बी इजी टू रेप्लिकेट यूजिंग द सेम प्रोसीजर। बी है इफ अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट विल बी इट विल ऑलवेज बी वैलिड। यदि कोई निष्कर्ष विश्वसनीय है तो वैध भी होगा। इफ अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट विल बी इम्पोर्टेंट। यदि कोई निष्कर्ष विश्वसनीय है तो वो महत्वपूर्ण होगा। डी है अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट मस्ट बी एन एग्जांपल ऑफ गुड साइंटिफिक प्रैक्टिसेस। यदि कोई निष्कर्ष विश्वसनीय है तो वह अच्छे वैज्ञानिक अभ्यास का उदाहरण होगा। ई है इफ अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट हैज बीन करेक्टली इंटरप्रेटेड। एंड इसका ऑप्शन हिंदी जो है, यदि कोई निष्कर्ष विश्वसनीय है तो उसकी सही व्याख्या की गई है। तो कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। बताइए। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ए। ठीक। इफ अ फाइंडिंग इज रिलायबल इट विल ऑल्सो बी वैलिड। इसमें अब यहाँ पे आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का जो एक तरीके से एप्लीकेशन करके बताया गया है। अब यहाँ पे अगर आपको मालूम होगा कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होता क्या है तो आप इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है अ मेजर गोल ऑफ साइंस इज टू आइडेंटिफाई एज मैनी फैक्ट एज पॉसिबल। विज्ञान का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक तथ्यों की पहचान करना है। अगला है द मेजर गोल ऑफ साइंस इज टू डेवलप एज मैनी थ्योरीज एज पॉसिबल। विज्ञान का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक सिद्धांत विकसित करना है। सी है द मेजर गोल ऑफ साइंस इज टू एक्सप्लेन एज मैनी फैक्ट एज पॉसिबल विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स। विज्ञान का मुख्य लक्ष्य न्यूनतम सैद्धांतिक सिद्धांतों में अधिकतम तथ्यों की व्याख्या करना है। डी है मेजर गोल ऑफ साइंस इज टू डू एज मच एज रिसर्च पॉसिबल विद एज लिटिल मनी। विज्ञान का मुख्य लक्ष्य कम से कम धन में अधिकतम शोध करना है। ऑप्शन ई है दोनों। बताना है आपको क्या होगा इसमें से सही। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी। The major goal of science is to explain as many facts as possible with the smallest number of theoretical principles। विज्ञान का जो मुख्य लक्ष्य है न्यूनतम सिद्धांतों से अधिकतम तथ्यों की व्याख्या करना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एज वाइडली एक्सेप्टेड फीचर ऑफ गुड रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे अनुसंधान की व्यापक रूप से स्वीकृत विशेषता नहीं है। इट शुड बी पब्लिक या सार्वजनिक होना चाहिए। इट शुड बी क्यूमुलेटिव या संचयी होना चाहिए। इट शुड बी वैलिड या वैध होना चाहिए। इट शुड बी रिलायबल। एंड लास्ट वन इज या किसी सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए। इट शुड सपोर्ट अ थ्योरी।
तो कौन सा जो है रिसर्च की, अच्छे अनुसंधान की, अच्छे गुड रिसर्च की व्यापक स्वीकृत एक्सेप्टेड विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए, इट शुड सपोर्ट अ थ्योरी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका रिसर्च है वो किसी थ्योरी को सपोर्ट करना चाहिए, आप एक थ्योरी बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑल रिसर्च इन साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्लेनेटरी थ्योरी। ऑल रिसर्च इन साइकोलॉजी शोज कमिटमेंट टू द साइंटिफिक मेथड। मनोविज्ञान का सभी शोध वैज्ञानिक पद्धति के प्रति प्रतिबद्धता दिखाता है। सी है ऑल रिसर्च इन साइकोलॉजी यूजेस द साइंटिफिक मेथड इवन इफ रिसर्चर्स डू नॉट बिलीव इन इट। मनोविज्ञान का सभी शोध वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। अगला ऑप्शन है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल रिसर्च इन साइकोलॉजी इज ओपन टू क्वेश्चन एज विद ऑल साइंटिफिक रिसर्च। मनोविज्ञान के सभी शोध की व्याख्या प्रश्नों के लिए खुली होती है। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ट्रू आंसर जो हमारा होगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। मनोविज्ञान के सभी शोध की व्याख्या प्रश्नों के लिए खुली होती है। तो यानी कि जब हम मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं, या मनोविज्ञान नहीं, ये कोई स्पेसिफिक मनोविज्ञान नहीं, ये जितने भी सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज के जो आपके रिसर्च हैं या सब्जेक्ट हैं, उन सभी जगह ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है साइकोलॉजी, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे जो आपके फीचर्स हैं या फिर सारी जो क्वालिटीज हैं ये कहीं और एप्लीकेबल नहीं होगी, हर जगह लागू होती हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जो मनोविज्ञान के सभी शोध की जो व्याख्या है, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, उसकी जो व्याख्या करेंगे तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रश्न उठा सकते हैं। और रिसर्च में कोई ऐसा एक कॉन्क्रीट या फिर एक परफेक्ट थ्योरी या परफेक्ट सिद्धांत या परफेक्ट रिसर्च कुछ नहीं होता है। आपका रिसर्च क्वेश्चन किया जा सकता है, उसमें से एक नया जो है आपका क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ जैन्स ऑब्जेक्शन टू मार्क्स रिसर्च। जैन की उत्पत्ति का आधार क्या है, या तो आपका स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड है, आप इसको हटा भी सकते हैं, या फिर आप जो साइकोलॉजी वाले हैं उसको आप देख सकते हैं। तो बता देते हैं हम इसका आंसर, क्योंकि साइकोलॉजी वाले अगर आप हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसमें कह रहा है द स्टडी इज इनवैलिड एंड द स्टडी इज अनरिलायबल। सी है द स्टडी इज नॉन क्यूमुलेटिव एंड द स्टडी इज परसिमोनियस, या सिद्धांत अल्प सिद्धांत है, या परसिमोनियस है, नन ऑफ द अबव। तो इसका हमारा जो आंसर है, जो व्हाट इज द बेसिस ऑफ जैन्स ऑब्जेक्शन टू मार्क्स रिसर्च, जैन की उत्पत्ति का आधार क्या है, तो ये है कि स्टडी इज इनवैलिड। आंसर हमारा अध्ययन अवैध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ एन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग इज वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें कह रहा है कि अगर आपका एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग वैलिड है तो कौन सा कथन सही होगा, ठीक। पहला कथन आपका है यदि कोई प्रायोगिक निष्कर्ष वैलिड है या वैध है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या आसानी से दोहराया जा सके, इट शुड बी इजी टू रेप्लिकेट, इट सपोर्ट आर रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शंस, या शोधकर्ता की प्रायोगिक भविष्यवाणियों का समर्थन करता है, एंड सी इज, या शोधकर्ता के सिद्धांत का समर्थन करता है, इट सपोर्ट आर रिसर्चर्स थ्योरी। डी है इट अकर्ड फॉर रीजन हाइपोथेसाइज्ड बाय द रिसर्चर, यह उसी कारण से घटित हुआ है जिसकी परिकल्पना शोधकर्ता ने की थी। ई है इट विल मेक अ डेमोन्स्ट्रेबल कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक नॉलेज, यह वैज्ञानिक ज्ञान में स्पष्ट योगदान देगा। अब आपको बताना है कौन, अगर कोई प्रायोगिक शोध या फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो वैलिड है तो इसमें से कौन कथन सही होगा।
तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अगर आप वैलिडिटी पढ़े हैं, और मैंने सारी वीडियो में आपको वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। तो वैलिडिटी होता वही है कि जिसको हमने सोचा है, जो हम चाहते हैं वही रिजल्ट आए, तो वो होता है हमारी वैलिडिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी ऑफ इंटरेस्ट टू अ बिहेवियरिस्ट। निम्नलिखित में किसमें एक व्यवहारवादी की रुचि नहीं होती। यदि व्यवहारवादी, ये सारी जो चीजें हैं ये साइकोलॉजी की हैं, तो इसमें होगा किसी व्यक्ति की चमकती रोशनी पर प्रतिक्रिया, अ पर्सन्स रिएक्शन टू अ फ्लैशिंग लाइट। बी है डिफरेंसेस इन वेरियस पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू अ फ्लैशिंग लाइट। विभिन्न व्यक्तियों की चमकती रोशनी पर प्रतिक्रियाओं में अंतर। सी है द कॉग्निटिव प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद रिएक्शन टू अ स्टिमुलस। उत्तेजना पर प्रतिक्रिया से जुड़ी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं। डी है द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टिमुलस ऑन बिहेवियर। किसी विशेष उत्तेजना का व्यवहार पर प्रभाव। द डिफरेंट बिहेवियर दैट अराइज फ्रॉम एक्सपोजर टू डिफरेंट स्टिमुली। विभिन्न उत्तेजनाओं के संपर्क से उत्पन्न विभिन्न व्यवहार। तो आपको बताना है इसमें निम्नलिखित में से किसमें एक व्यवहारवादी की रुचि नहीं होगी। मतलब अगर आप एक बिहेवियरिस्ट हैं, किसी के बिहेवियर को एनालिसिस कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इनकी इसमें से, इन ऑप्शंस में से किस पर ध्यान नहीं देंगे? क्या आपके जो इंटरेस्ट ऑफ एरिया से अलग है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। जो हमारे स्टिमुलस होते हैं, कॉग्निटिव चीजें होती है, वो हमारे दिमाग से संबंधित होती है। ठीक है। द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद रिएक्शन टू अ स्टिमुली। हम संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हमारे दिमाग से एसोसिएटेड होती हैं, उसका हमारे व्यवहार से कोई दिक्कत, मतलब कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो अगर बिहेवियरिस्ट है वो हमारे बिहेवियर का स्टडी करेगा, नॉट हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल मेजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शारीरिक या साइकोलॉजिकल, सॉरी, फिजियोलॉजिकल माप है? पहला है अ मेजर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ पर्सन्स ब्रेन। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का माप। एंड डिटेल ऑफ पर्सन्स फैमिली ट्री। किसी व्यक्ति की वंशावली का विवरण। अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन अ सर्वे। सर्वेक्षण में पूछे गए प्रश्नों पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया। अ पर्सन्स रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट। प्रयोग में पूछे गए प्रश्नों पर व्यक्ति की प्रतिक्रिया। द प्रेफरेंसेस अ पर्सन शोज फॉर वन स्टिमुलस rather than another। एक व्यक्ति उत्तेजना की अपेक्षा दूसरे के प्रति व्यक्ति की पसंद। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। ठीक है। किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे 10th एंड 9th, ये क्वेश्चन जो है आपके, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। तो इसको आप हटा सकते हैं। जो लोग साइकोलॉजी के लिए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आंसर आपको बता दिया कि अगर आप साइकोलॉजी के हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग फॉर मैक्सिमम इंपिरिकल फाइंडिंग विद स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स, व्हिच प्रिंसिपल इज दिस। न्यूनतम सैद्धांतिक सिद्धांतों से अधिकतम अनुभवजन्य निष्कर्षों की व्याख्या करना यह किस सिद्धांत की परिभाषा है? पहला है अधिकतमकरण या मैक्सिमाइजेशन, पार्सिमोनी, अल्प सिद्धांत या सरलता का सिद्धांत, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो न्यूनतम सिद्धांतों से अधिकतम अनुभवजन्य निष्कर्षों की व्याख्या करना, ये जो सिद्धांत है, ये ये परिभाषा किसकी है? ये अल्प सिद्धांत की है या पार्सिमनी की है, सरलता का सिद्धांत। ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन और था एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो ये आपका गलत है।
और हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट द कॉजल रिलेशनशिप ए कॉजेज बी, मतलब कॉजल रिलेशनशिप यहाँ बताया गया है कि ए का कारण बी है, ठीक, यानी कि एक्सीडेंट हुआ है तो उसका कोई कारण है, या तो कोई तेज गाड़ी चला रहा होगा, या तो फिर जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसने ध्यान नहीं दिया होगा, ऐसा कुछ भी कारण है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो ए कॉजेज बी ड्राइव फ्रॉम थ्योरी एंड टेस्टेड इन रिसर्च विच कंस्ट्रक्ट इज दिस। कारणात्मक संबंध के बारे में औपचारिक कथन जो किसी सिद्धांत से निकला हो और शोध से परखा जाए, या किस संकल्पना या कंस्ट्रक्ट की परिभाषा है। प्रोडक्शन, डिडक्शन, हाइपोथेसिस, कन्वेंशनल रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसमें आपको बताना है आपका आंसर क्या होगा। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हाइपोथेसिस। तो क्या कह रहा था, कारणात्मक संबंध के बारे में औपचारिक कथन, यानी कि ए कॉजेज बी जो आपका जो किसी सिद्धांत से निकला हो और जो शोध में परखा जाए। तो शोध में हम क्या टेस्ट करते हैं, आप इस अगर दिमाग लगाते हैं, अगर इतना सोचते कि शोध में आप क्या चीज जो है फाइंड आउट करते हैं, किस चीज को टेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा। हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ट्रीटिंग एन एब्स्ट्रैक्शन एज इफ इट वर अ रियल कॉन्क्रीट थिंग विच प्रोसेस इज दिस। किसी अमूर्त विचार को ऐसे मानना जैसे वह वास्तविक और ठोस वस्तु हो, यह किस प्रक्रिया की परिभाषा है। ये है रीफिकेशन, वस्तुकरण, रिफ्यूटेशन या खंडन, कॉन्क्रिटाइजेशन, फॉल्स कॉन्सेंसस एंड एक्सपेरिमेंटल आर्टिफाइस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे वस्तुकरण की बात की जा रही है, ठीक है। रिफिकेशन की बात हो रही है, जैसे कहाँ पर यहाँ पे इस तरीके से मानना है कि वो एक ठोस या वास्तविक वस्तु है, तो यहाँ पे वस्तुकरण हो जाएगा। वस्तु से क्वेश्चन है हमारा, अ रिसर्चर कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट इन विच शी असाइन पार्टिसिपेंट टू वन ऑफ two groups and exposes the two groups to different doses of a particular drug. She then gets the participant to learn a list of 20 words and 2 days later sees how many they can recall. In the experiment, dependent measure is simply the number of words recalled by each participant. What type of different measure is this? Nominal, ordinal, interval, ratio, none of these. हिंदी में देख लेते हैं एक बार। एक रिसर्चर एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें वो पार्टिसिपेंट्स को दो में से एक ग्रुप में बांटती है और दोनों ग्रुप को एक खास दवा की अलग अलग डोज देती है। फिर वह पार्टिसिपेंट से 20 शब्दों की एक लिस्ट तैयार करवाती है और 2 दिन बाद देखती है कि वे कितने शब्द याद कर पाते हैं। एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट मेजर एक हर पार्टिसिपेंट द्वारा याद किए गए शब्दों की संख्या है। यह किस तरह का डिपेंडेंट मेजर है, ठीक है, या मेजर है। तो अब यहाँ पे आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल एंड रेशियो, अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर इनके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हिंदी का ऑप्शन भी नॉमिनल ही है, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं, अगर इसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिपेंडेंट मेजर क्या हुआ है, क्या है आपका। तो 2 दिन बाद प्रतिभागियों द्वारा याद किए गए शब्दों की जो संख्या है, डिपेंडेंट मेजर यहाँ पे लिखा है, मेजर इज सिंपली द नंबर ऑफ वर्ड्स रिकॉर्ड बाय ईच पार्टिसिपेंट्स। ओके, अब यहाँ पर जो शब्दों की संख्या गिनी जा रही है वो 0 से गिनी जा रही है, ठीक है, 0 से 20। तो इसमें ट्रू जीरो भी आ रहा है, ठीक। ट्रू जीरो क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चे को, ऐसा तो है नहीं कि एक भी वर्ड याद नहीं होगा, एक तो याद होगा, अगर कुछ नहीं याद हुआ तो 0 याद होगा, ठीक, याद है तो वहां पे 0 भी काउंट होगा, यानी कि आपका 0 भी आएगा इस सीरीज में।
तो यहाँ पर आपके ट्रू 0 है। अब अगर आप इंटरवल के बाद या नॉमिनल एंड ऑर्डिनल या रेशियो की बात जानते हैं, इसके डिफरेंसेस को जानते हैं, तो यहाँ पर आप अगर ट्रू 0 समझ गए हैं तो आप इस आंसर को दे सकते हैं इजीली, बस एक वर्ड से। ठीक, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता करना है कि नॉमिनल में क्या ट्रू 0 होता है, ऑर्डिनल में होता है, इंटरवल में होता है, रेशियो में होता है, किस में होता है। तो आप सभी को पता है ट्रू 0 जो है हमारा रेशियो में होता है। ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरवल। एंड हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इंटरवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। A researcher conduct a study to find out how many times people had visited to a doctor. In the previous year, 5 people participated in the study and the number of visits they had made were 25742. 5 लोग जो है कुछ ईयर में डॉक्टर के पास विजिट किया है, उनमें से 5 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है और उन्होंने कितनी एक लोगों ने 2 बार किया है विजिट, एक लोगों ने 5 बार, एक बार 7 बार, एक लोगों ने 4 बार, एक लोगों ने 2 बार। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे आप जान लीजिए कि मीन निकालने की बात की गई है, मीडियन की बात की गई है, मोड निकालने की बात की गई है। यहाँ पे मोड हो जाएगा, क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि मीन, मीडियन एंड मोड निकालने की बात की गई, तो आप मीन, मीडियन, मोड एंड निकाल लीजिए इसका। और जब मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, अगर आपका आंसर ये जो दिया हुआ है अगर ये आ जाता है तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो मीन, मीडियन, मोड निकालते कैसे हैं इसको हम देख लेते हैं। जब अगर आप मीन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले ये जितनी भी नंबर्स हैं इनको सबको ऐड कर देंगे। 2574 प्लस 2, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 2 अपॉन कितने नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4। अब क्या द मीन नंबर ऑफ विजिट 2 दिया हुआ है, 4 तो है नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम मीडियन निकाल लेंगे, इसी तरीके से मोड निकाल लेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा जब हम मोड निकालेंगे, तो मोड यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 2 बार रिपीटेड है, यानी कि सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्या है 2। तो हमारा जो मोड है वो 2 हो जाएगा। तो हम क्या चेक करें, क्या मोड हमारा 2 दिखाई दे रहा है कहीं यहाँ पे। तो हमारा मोड जो है वो 2 नहीं है या 7 भी नहीं है, हमारा मोड जो है वो 2 है। तो हमारा जो आंसर इसका हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, जब आप मीडियन निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 4। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। हिंदी में भी देख लीजिए, सेम वही है एंड इसका भी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल इज सेवरली स्क्यूड। तो पहला ऑप्शन है द मीन विल बी द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मीडियन विल बी द मिसलीडिंग एज द मीन, the mode will no longer be the most common response, the median will be the most measures of central tendency, the mode will be the best measure of central tendency। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है एंड हिंदी में भी अगर किसी वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा स्क्यूड है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ज्यादा सही होने की संभावना होती है। तो पहला हमारा जो है वो मीन सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा मेजर है, मीडियन मीन जितना ही गुमराह करने वाला होता है, मोड अब सबसे आम रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा मेजर है एंड मोड सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे अच्छा मेजर है। तो आंसर बताइए इसमें क्या होगा। तो जब भी हमारा कोई वेरिएबल है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा सिवियरली जो है स्क्यूड होता है, बहुत ज्यादा विकृत होता है, तो इसमें हमारे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। अगर हम इसमें मीन लगाएंगे तो मीन जो है एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, जो औसत है वो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वहीं पे जो मीडियन है वो हमारा एक्सट्रीम वैल्यू पे बहुत कम ही प्रभाव डालता है। पे हमारा लिखा क्या है द मीन विल बी द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमने बताया कि जो मीन है वो एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी एंड मीडियन विल बी एज मिसलीडिंग एज द मीन। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। द मोड विल नो लॉन्गर बी द मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। द मीडियन विल बी द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी,
तो जब भी ये आपको याद रखना है कि जब भी आपका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्क्यूड है, तो आपका मीडियन जो होगा वो सबसे अधिक आपका इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है? क्योंकि ये आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ता है मीडियन पे। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन विल बी द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगला है इफ x इज अ वेरिएबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज x। इसमें कह रहा है कि यदि x एक वेरिएबल है तो कौन सा माप x की तरह ही यूनिट में नहीं होता है, ठीक? तो इसमें कौन सा इसमें दिया हुआ है, मीन, रेंज ऑफ x, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, द वेरिएंस ऑफ x, द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। अगर x एक वेरिएबल है तो इसमें से कौन सा x की तरह ही उन्हीं यूनिट में नहीं मापा जा सकता। मतलब अब हम यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लें फिर बात करें। x का मीन, x की रेंज, x का स्टैंडर्ड डेविएशन, x का वेरिएंस, x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन एंड जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जो अंतर होता है, यानी कि उन सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए, ठीक? तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसको हमें आंसर देना है तो हम किस तरीके से देंगे? तो हम अगर मान लें कि x कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि मीटर में दी हुई है, ठीक है, या सेंटीमीटर में दी हुई है या मीटर में दी हुई है, किसी भी यूनिट को आप ले सकते हैं। x कोई वैल्यू हो सकती है, मतलब अगर मान लीजिए 50 मीटर, तो जब हम मीन निकालेंगे तो यहाँ पे हमारी यूनिट चेंज नहीं होती। अगर मान लीजिए 10 मीटर लिखा हुआ है, 20 मीटर लिखा है, 30 मीटर लिखा है, तो आपको अगर इसका मीन निकालना है तो आप इन सारी चीजों को डिवाइड करेंगे एंड नंबर ऑफ द मीटर्स में आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है? इन सभी चीजों को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ मीटर जितने भी दिए हुए हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो आपका एक एवरेज निकल आएगा, मीन निकल आएगा। रेंज क्या होती है? रेंज जब निकालना है आपको तो जो मिनिमम आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसको आप माइनस करेंगे और यहाँ पे आपकी रेंज निकल आएगी, ठीक? एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वो भी आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो हमने कल आपको पहले इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही निकालना बता दिया है। तो वो भी आपका सेम यूनिट में ही निकलता है, जो वैल्यू होती है उस यूनिट में, ठीक? होता है, हमने आपको बताया था। वेरिएंस होता क्या है? तो ये मीन का स्क्वायर होता है, ठीक? तो जब हमें वेरिएंस निकालना है तो हमारा यहाँ पे जो इकाई होती है वो चेंज हो जाती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्योंकि अगर x की जो इकाई मीटर में है या सेंटीमीटर में है तो जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 20। इफ scores on a variable are normally distributed, which of the following statement is false? अगर किसी वेरिएबल का कोई स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? All scores on the variable will have been observed with equal frequency. The distribution of scores is symmetrical about the mean. Similar distribution are commonly observed in data obtained from psychological research. There will be relatively few extreme scores. And E है the mean, median and mode score will be equal. अगर किसी वेरिएबल का स्कोर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वेरिएबल पर सभी स्कोर बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ देखे गए होंगे। स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन मीन के बारे में सिमेट्रिकल होता है एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च में मिले डेटा में आमतौर पर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन देखे जाते हैं। एक्सट्रीम स्कोर काफी कम होते हैं। मीन, मीडियन और मोड स्कोर जो है वो बराबर होंगे। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो जब भी अगर किसी वेरिएबल का जो स्कोर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी कि सामान्य तरीके से वितरित होता है, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। जब वितरण मीन के बारे में सिमेट्रिकल होता है, जैसे अगर मीन के बारे में हम बात करें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिमेट्रिकल होगा।
एंड मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों ही बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। और एक्सट्रीम स्कोर्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा ही है, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि एक्सट्रीम स्कोर्स नहीं होंगे क्योंकि ये नॉर्मल है। मनोवैज्ञानिक शोध में अक्सर ऐसा वितरण देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइकोलॉजिकल रिसर्च में डेटा में आमतौर पर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन देखे जाते हैं, तो ये सही है आपका। अब विकल्प जो ए है वो क्या कह रहा है, वेरिएबल पर सभी स्कोर बराबर फ्रीक्वेंसी के साथ देखे गए होंगे। ऑल स्कोर्स ऑन द वेरिएबल विल हैव बीन ऑब्जर्व्ड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। यह गलत है क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सभी मान समान आवृत्ति से नहीं आते हैं, बीच के मान अधिक आते हैं और किनारे पे कम आते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा आंसर होगा ए वाला वो गलत होगा। ऑल स्कोर्स ऑन द वेरिएबल विल हैव बीन ऑब्जर्व्ड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, इक्वल फ्रीक्वेंसी से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अब ये आप लोग को कम समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, क्योंकि जब भी ये आप रिसर्च को जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको इसके लिए क्लासेस करनी होंगी और इसके लिए काफी सारा आपको टाइम देना होगा, तब आपको ये स्टैटिस्टिक्स जो है समझ में आएगा। यूजीसी नेट के एग्जाम में आप जब पढ़ रहे होंगे तो ये आपने पढ़ा होगा, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो स्क्यूड, ये सारी चीजें वहां पर आपने पढ़ी होंगी। तो इसके लिए आपको रिसर्च क्लास करनी होगी अच्छे से और इस पे आपको कमांड बनाना होगा, तभी एक बार में नहीं आएगा ये सारी चीजें। लेकिन क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए अभी हमारे पास आपको पूरा डिटेल में समझाने का टाइम नहीं है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, the mean squared deviation of some data, the mode value of set of values, ठीक है। अगला क्या है, the median response on a scale और an average score। हिंदी देख लीजिए, इसमें कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, कुछ डेटा का मीन स्क्वायर डेविएशन, वैल्यू के एक सेट की मॉडल वैल्यू। ये मैंने हिंदी जो है ट्रांसलेट किया है, तो ये ट्रांसलेट ऐसे ही हुई है, इससे बहुत ज्यादा हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। स्केल पर मीडियन रिस्पॉन्स, तो यहाँ बताइए हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड होते हैं। तो मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। द मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ सम डाटा, मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ सम डाटा ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लुएंशियल अनसर्टेनिटी। तो डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लुएंशियल अनसर्टेनिटी के बारे में आपका कौन सा सही है ये आपको बताना है। वर्णनात्मक अनिश्चितता और अनुमानात्मक अनिश्चितता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है बोथ आर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी एंड ओनली डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी इज अ फॉर्म ऑफ statistical uncertainty. They are unreliable. Both are measured by the information term of any statistics. They provide different answer to the same question. दोनों सांख्यिकीय अनिश्चितता के प्रकार हैं। केवल वर्णनात्मक अनिश्चितता सांख्यिकीय अनिश्चितता का एक रूप है। वे असंबंधित हैं। दोनों को किसी भी सांख्यिकी के सूचना शब्द द्वारा मापा जा सकता है। वे एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर प्रदान करते हैं। अब अगर आपको डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी एंड इन्फ्लुएंशियल अनसर्टेनिटी के बारे में मालूम है तो भी आप इस आंसर को दे सकते हैं। तो हम आपको बता दें डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी होता क्या है। ये अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता, तो ये उस अनसर्टेनिटी को कहा जाता है, दर्शाती है, दिखाता है जो हमारे सैंपल के आंकड़ों में, जो सैंपल का डाटा होता है उसमें स्वाभाविक रूप से स्वाभाविक वेरिएबिलिटी के कारण होती है या स्वाभाविक फैलाव के कारण होती है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी। इन्फ्लुएंशियल अनसर्टेनिटी उस अनसर्टेनिटी को कहते हैं या उस तरीके अनसर्टेनिटी को दिखाती है जब हम सैंपल के आधार पर पॉपुलेशन के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, तो उस अनसर्टेनिटी को कहा जाता है इन्फ्लुएंशियल अनसर्टेनिटी, ठीक है।
अब दोनों ही जो स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी के एक प्रकार हैं, ये दोनों ही एक तरीके से स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी के प्रकार हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड जो है इन्फ्लुएंशियल। तो अब यहाँ पे जो लिखा है हमारा ऑप्शन, बोथ आर टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी, तो ये सही हो जाएगा। ओनली डिस्क्रिप्टिव अनसर्टेनिटी इज अ फॉर्म ऑफ स्टैटिकल अनसर्टेनिटी, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दे बोथ आर द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल अनसर्टेनिटी, दे आर अनरिलेटेड। इसमें कह रहा है कि दोनों ही जो है असंबंधित हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही संबंधित हैं। बोथ आर मेजर्ड बाय द इंफॉर्मेशन टर्म ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। दोनों को केवल इंफॉर्मेशन टर्म से नहीं मापा जाता है, दोनों अलग अलग प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला। हिंदी में भी हमारा फर्स्ट वाला, दोनों ही सांख्यिकीय अनिश्चितता के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेड स्कोर इज ट्रू व्हेन दे आर यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट द इंडिविजुअल स्कोर। हिंदी में जेड स्कोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनका उपयोग व्यक्तिगत स्कोर के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो पहला हमारा है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम प्रोसेसेस, दे आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर्स एंड द मीन बाय द स्टैंडर्ड डिवीजन, दे कैन ओनली बी यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट ग्रुप्स, दे फॉलो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, नन ऑफ द अबव। वे यादृच्छिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, उनकी गणना स्कोर और माध्य के बीच अंतर को मापक विचलन से विभाजित करके की जाती है, इनका उपयोग केवल समूह के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, वे केंद्रीय सीमा सिद्धांत का पालन करते हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, which of the following statement about Z score is true when they are used to make inference about individual score। यानी कि जब जेड स्कोर का उपयोग किसी इंडिविजुअल स्कोर के बारे में निष्कर्ष या इन्फरेंस निकालने के लिए किया जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब भी जेड स्कोर का उपयोग किसी इंडिविजुअल स्कोर के बारे में इन्फरेंस या निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है, तो इसका सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, जेड स्कोर इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन, ठीक है, किसी स्कोर और मीन के अंतर को स्टैंडर्ड डिविएशन से भाग देकर जेड स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया स्कोर एंड ये हो जाएगा आपका म्यू, हो जाएगा आपका मीन। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन इसको कहा जाता है, तो इससे आपका जेड स्कोर निकल आता है। तो पहला, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रैंडम प्रोसेसेस, तो रैंडम प्रोसेसेस के थ्रू नहीं निकाला जाता है इसको, दे आर कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन द स्कोर एंड द मीन बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो पहला जो बी वाला है हमारा, ये सही हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर देखा, जेड स्कोर का एक फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद दे कैन ओनली बी यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट ग्रुप्स, ये भी गलत हो जाएगा। जेड स्कोर जो है इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के लिए उपयोगी होता है, इसमें लिखा है ओनली बी यूज्ड टू मेक इन्फरेंस अबाउट द ग्रुप्स। तो डी वाला जो कह रहा है, दे फॉलो द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू होता है, ना कि इंडिविजुअल जेड स्कोर पर। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपको और मिल जाती है। तो ये क्या कह रहा है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम किस पर लागू होता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पर। जब हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो वहां पर हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम लागू होती है, ठीक है। अगला जो है नन ऑफ द अबव, ये तो गलती हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। इसको सिग्मा कहते हैं, ठीक है। सिग्मा को स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस इन साइकोलॉजी इज फॉल्स। ये साइकोलॉजी के इस पर्सपेक्टिव में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस यूजुअली इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग अ स्टैटिस्टिक दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एन इंफॉर्मेशन टर्म बाय एन एरर टर्म। बी क्या कह रहा है, स्टैटिस्टिकल मॉडल अलाउ अस टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट आवर रिजल्ट आर ड्यू टू चांस। सी कह रहा है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट ऑफ
for making inference about the groups. Statistical inference about the mean can often make use of the Z distribution when the population standard deviation is known. The law of large number implies that other things being equal, it is easier to be confident when making inferences using large sample. हिंदी में देख लीजिए। तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, हम अगर बात करें कौन सा होगा, तो क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज फॉल्स, राइट नहीं फॉल्स पूछ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा जो है फॉल्स होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सांख्यिकीय अनुमानों में आमतौर पर एक आंकड़े की गणना शामिल होती है जो एक सूचना शब्द को एक त्रुटि शब्द से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। तो ये तो सही है हमारा। सांख्यिकीय मॉडल हमें इस संभावना की गणना करने की अनुमति देते हैं कि हमारे परिणाम संयोग के कारण हैं। तो इसमें भी हम पी वैल्यू के माध्यम से ही निकालते हैं। पी वैल्यू जो हमारी होती है उसके माध्यम से हम निकालते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो है हमारे परिणाम संयोग के कारण है। ये हमें एक अनुमति होती है, इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। माध्य का नमूना वितरण समूहों के बारे में अनुमान लगाने के लिए उपयोगी अवधारणा है। सी वाला जो कह रहा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन समूहों के बारे में निष्कर्ष निकालने में उपयोगी होता है। तो ये भी हमारा सही है। बी क्या कह रहा है, जब जनसंख्या मापनक विचलन ज्ञात हो तो माध्य के बारे में सांख्यिकीय अनुमान अक्सर जेड वितरण का उपयोग कर सकते हैं। बड़ी संख्या के नियम का मतलब है कि बाकी चीजें समान होने पर भी बड़े सैंपल का इस्तेमाल करके नतीजा निकालते समय कॉन्फिडेंट रहना आसान होता है। तो इसमें कह रहा है यहाँ पे एक इसको चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे बड़ी संख्या वाला जो लिखा हुआ है ना, इसके बाद आपका ई शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ तक आपका डी रहता है। तो इसमें कह रहा है यदि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन का पता हो तो जो हमारा मीन होता है उसके बारे में इन्फ्रेंस में जेड डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किया जाता है। तो ये भी सही है। एंड ई वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है लॉ ऑफ लार्ज नंबर बताता है कि बड़ा सैंपल होने पर अनुमान अधिक स्थिर और विश्वसनीय होते हैं। तो ये भी सही है, जितना बड़ा आपका सैंपल होगा उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आपका आंसर होगा, या आपका जो रिसर्च होता है उतना ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा कि हमारे सारे जो है यहाँ ऑप्शन सही है, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं कि कोई गलत नहीं है लिखा हो, तो एक ऑप्शन हम और डालते हैं और इसमें हमें पता होगा कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। सेट ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। The score will be symmetrically distributed around the mean. We can predict the percentage of response falling within the standard deviation of the mean. About 95% of responses fall within 2 standard deviation of the mean. The mean is a good measure of central tendency. The data needs to be transformed to satisfy the assumption of most statistical analysis. हिंदी में कह रहा है अगर रिस्पॉन्स का एक सेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्कोर मीन के आसपास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हम औसत के एक मानक विचलन के भीतर आने वाली प्रक्रियाओं का प्रतिशत अनुमान लगा सकते हैं। लगभग 95% प्रतिक्रियाएं औसत के 2 मानक विचलन के भीतर आती हैं। औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का एक अच्छा उपाय है। अधिकांश सांख्यिकीय विश्लेषण की मान्यताओं को संतुष्ट करने के लिए डेटा को अनुपातित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 लिखा है कि स्कोर मीन के आसपास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो ये आपका सही है। बी है हम औसत के मानक विचलन के भीतर आने वाली प्रतिक्रियाओं का प्रतिशत अनुमान लगा सकते हैं। हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन के भीतर आने वाली प्रतिशत का अनुमान लगा सकते हैं। लगभग 68% का जो है अनुमान हम लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। लगभग 95% प्रतिक्रियाएं औसत के 2 मानक विचलन के भीतर आती हैं, तो ये भी हमारा सही है। औसत केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप अच्छा उपाय है, ये भी सही है। मीन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो अधिकांश सांख्यिकीय विश्लेषणों की मान्यताओं को संतुष्ट करने के लिए डेटा को रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। तो डेटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज की शर्तें जब पूरी कर ली जाती हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ये चीजें जो आपको कह रही हैं यहाँ पे वो गलत है, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही अधिकांश पैरामीट्रिक टेस्ट की शर्त पूरी करता है और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ई वाला हमारा यहाँ पे सही नहीं है। बाकी सारे जो आंसर हैं वो हमारे सही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिस्ट्रीब्यूशन विद अ मीन ऑफ 0 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 व्हिच इज द ग्लोसरी डेफिनेशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, किसकी ग्लोसरी पर डेफिनेशन है? तो पहला ऑप्शन है रैंडम टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है स्टैंडर्ड टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मीन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन एंड ई है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मीन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको आंसर यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा। तो जब भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन 0 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 है, तो ये आपका जो परिभाषा होती है या आपका जो डेफिनेशन होती है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं वो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अ नेगेटिव कोरिलेशन इज द सेम एज नो कोरिलेशन एंड स्कैटर प्लॉट आर वेरी पुअर वे टू शो कोरिलेशन। सी क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट ऑन अ स्कैटर प्लॉट आर क्लोज टू अ स्ट्रेट लाइन देयर विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। डी है नेगेटिव कोरिलेशन आर ऑफ नो यूज ऑफ प्रेडिक्टिव पर्पसेस एंड ई है नन ऑफ द अबव। आंसर बताइए क्या है एंड हिंदी में भी देख लीजिए। हिंदी में क्या कह रहा है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही बताना है। तो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कोई कोरिलेशन का ना होना। स्कैटर प्लॉट कोरिलेशन दिखाने का बहुत खराब तरीका है। अगर स्कैटर प्लॉट पर पॉइंट से एक सीधी लाइन के पास है तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। नेगेटिव कोरिलेशन प्रोडक्टिव मकसद के लिए किसी काम के नहीं है एंड इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही बताना है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब है कोई कोरिलेशन का ना होना, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। नेगेटिव का कोरिलेशन का अर्थ है कि जब एक चर या एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ये हमने बताया है आपको पहले भी वीडियो में। तो इसका नो कोरिलेशन से अलग है। ये मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कोरिलेशन नहीं है, इसमें कोरिलेशन होता है नेगेटिव कोरिलेशन में। यहाँ लिखा है कोई कोरिलेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्कैटर प्लॉट कोरिलेशन दिखाने का बहुत खराब तरीका है। एक बहुत अच्छा तरीका होता है यहाँ पे स्कैटर प्लॉट कोरिलेशन दिखाने का। तो ये भी आपका सही गलत हो जाएगा क्योंकि लिखा है नहीं है, बहुत खराब तरीका है। अगर स्कैटर प्लॉट पर पॉइंट एक सीधी लाइन के पास है तो एक पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो स्कैटर प्लॉट में एक सीधी रेखा के पास है तो कोरिलेशन मजबूत होगा, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, केवल पॉजिटिव कहना गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पे ये भी हमारा जो आंसर है ये भी जो हमारा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे कैन इट कैन बी बोथ। एंड जो आपका काफी अच्छा जो है एक तरीके से कोरिलेशन दिखाता है स्कैटर प्लॉट पर, जब भी हम एक सीधी रेखा के पास हमारा पॉइंट मिलता है तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। एंड आई क्या कह रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन प्रिडिक्टिव मकसद के लिए किसी काम के नहीं, जबकि नेगेटिव कोरिलेशन भी प्रिडिक्शन के लिए उतना ही उपयोगी होता है जितना हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व अ कोरिलेशन ऑफ -1 between two variables, which of the following is false? One variable is completely predictive of the other. One variable is completely responsible for variation in the other. Knowledge of the value of one variable allows one to know with certainty the value of the other. A higher score on one variable is associated with a lower score on the other. All the variation in one variable is associated with variation in others. अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला दो वेरिएबल के बीच -1 का कोरिलेशन देखता है तो इनमें से कौन सा गलत है? एक वेरिएबल दूसरे का पूरी तरह से प्रोडक्टिव है, एक वेरिएबल दूसरे से में वेरिएशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, एक वेरिएबल की वैल्यू का ज्ञान दूसरे की वैल्यू को पक्के तौर पर जानने देता है, एक वेरिएबल पर ज्यादा स्कोर दूसरे पर कम स्कोर से जुड़ा होता है, एंड एक वेरिएबल में सारा वेरिएशन दूसरे में वेरिएशन से जुड़ा होता है। थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेशन
सही नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप बताइए आंसर क्या होगा? गलत बताना है, ठीक है? तो अगर हम देखें इसमें हम कोरिलेशन की बात करें, तो जब ये कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, R इज़ इक्वल टू -1 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो दोनों वेरिएबल के बीच परफेक्ट नकारात्मक संबंध है या सहसंबंध है या नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, -1 इसमें एक वैल्यू होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। कोरिलेशन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पूर्ण कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है या फिर जो है नेगेटिव कोरिलेशन है और किसके बीच जो है पूर्ण सहसंबंध है, सहसंबंध है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी हम एक बढ़ेगा तो दूसरा बिल्कुल समान अनुपात में घटेगा। पूर्ण नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब कि जितना एक वेरिएबल बढ़ेगा उतना ही सेम अमाउंट में दूसरा वेरिएबल घट जाएगा। जब हम एक का मान जान लेते हैं तो दूसरी तरीके से भी दूसरे का मान भी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये कितना बढ़ रहा है तो उतना ही ये घट रहा होगा। तो अगर हम ये जान जाएं कि एक जान जाएं कि इतना बढ़ रहा है तो दूसरा हम जान जाएंगे कि इतना घट रहा है। ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है वो वेरिएशन कैसे निकालते हैं? आर स्क्वायर। तो ये वेरिएशन होता है वो दोनों में पूरी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब वेरिएशन हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर का 1। अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं, वन वेरिएबल इज कम्प्लीटली प्रेडिक्टिव ऑफ द अदर। तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल, अगर हम एक जानते हैं तो हम दूसरा जान जाएंगे। वन वेरिएबल इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द अदर। तो वन वेरिएबल इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द अदर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कोरिलेशन सिद्ध नहीं करता है, कारण नहीं बताता है। जो हमारा यहाँ पे कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल मतलब कि कोई कारण है, रीजन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कोरिलेशन होता है वो सह संबंध बताता है, कॉज नहीं बताता है। नॉलेज जो होता है वन वेरिएबल का अलाउ करता है सर्टेनिटी अबाउट द अदर। अगर नॉलेज ऑफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल अलाउ वन टू नो विच सर्टेनिटी द वैल्यू ऑफ द अदर। अगर हम एक चीज में एक के बारे में पता है तो हमें ये चीज को परमिशन है कि हम दूसरे को भी जान सकते हैं। हायर स्कोर ऑफ वन इक्वल टू लोअर स्कोर ऑफ द अदर। अगर किसी एक का वैल्यू कम ज्यादा है तो उसका मतलब है दूसरे का कम होगा। ऑल द वेरिएशन इन द वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द वेरिएशन इन द अदर। तो ये भी हमारा सही है। तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वन वेरिएबल इज कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द अदर। जो बी वाला है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्राफ प्लॉटिंग द स्कोर्स ऑन वन वेरिएबल अगेंस्ट द स्कोर ऑन अदर, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस? अ ग्लॉसरी डेफिनेशन ऑफ। एक ग्राफ जो एक वेरिएबल के स्कोर को दूसरे वेरिएबल के स्कोर के मुकाबले प्लॉट करता है, किस तरह की ग्राफ की ग्लॉसरी डेफिनेशन है? अ लाइन ग्राफ, अ बार ग्राफ, अ स्कैटर्ड प्लॉट, एन एंजियोग्राम एंड स्कैटरग्राम। एक लाइन ग्राफ, एक बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट एंड एंजियोग्राम। बताइए। तो जब भी हम स्कैटर प्लॉट करते हैं या फिर जो है लाइन ग्राफ या बार ग्राफ, इन सारे ग्राफ्स को हम आपको बताएंगे, लेकिन जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे स्कैटर्ड प्लॉट होगा। ठीक है, एंड स्कैटर्ड प्लॉट होता क्या है? ये दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या इसको आप एक्स कर सकते हैं, इसको वाई कर लीजिए। एंड इसको एक दूसरे को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरीके से बनाते हैं और इसमें हम जो है बिंदुओं के माध्यम से इसको समझाने का ट्राई करते हैं। ठीक, यहाँ पे बिंदु बन ही नहीं रहा है, तो बिंदुओं के माध्यम से हम इसको प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब हमने इसे यहाँ पे लाइन बना दिया, लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसको प्लॉट करते हैं। लेकिन लाइन ग्राफ की बात करें तो लाइन ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होता है और ये इस तरीके से बनता है हमारा लाइन ग्राफ। ठीक है, एंड बार ग्राफ तो आप सभी को मालूम होगा, इस तरीके से बनता है। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो स्कैटर्ड प्लॉट हो जाएगा। तो जब भी हम इसको लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ एंड स्कैटर प्लॉट को प्लॉट करते हैं, तो जब लाइन ग्राफ होता है वो हमारा ट्रेंड दिखाने के लिए होता है, ट्रेंड को शो करना है, तो हम लाइन ग्राफ को जो है यूज करते हैं। एंड बार ग्राफ आप दो ग्रुप या दो श्रेणियों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं।
स्कैटर्ड प्लॉट दो वेरिएबल्स के बीच जब हमें कोरिलेशन दिखाना होता है तो हम स्कैटर्ड प्लॉट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, व्हाट इज दिस? अ ग्लॉसरी डेफिनेशन ऑफ अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अ कोवेरिएंस कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस, अ प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट, अ लीनियर कोएफिशिएंट। हिंदी देखिए, दो वेरिएबल के बीच लीनियर एसोसिएशन की डिग्री का एक मेजर है या किसकी ग्लॉसरी डेफिनेशन है? एक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, अ कोवेरिएंस कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस, अ प्रोडक्ट मोमेंट कोएफिशिएंट, अ लीनियर कोएफिशिएंट। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, ये एक तरीके से कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो है डेफिनेशन है। एंड हम यहाँ पे कुछ चीजें और जान लेते हैं। जब भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कि दो वेरिएबल के बीच लीनियर रिलेशनशिप कितना मजबूत है और किस दिशा में है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट की हम बात करें तो ये आपका +1 एंड -1 एंड +1 होता है। ठीक है, इसकी दो वैल्यू होती है। जो +1 होता है ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है, एंड -1 जो है ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन शो करता है। जो 0 होता है, 0 भी इसकी वैल्यू होती है, इसमें कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, और जो कोवेरिएंस केवल संयुक्त परिवर्तन बताता है। ठीक है, ये जो कोवेरिएंस दिया हुआ है, कोवेरिएंस केवल संयुक्त परिवर्तन पर स्टैंडर्डाइज माप नहीं है एक। एंड ये जो प्रोडक्ट मोमेंट कोफिशिएंट है, ये केवल पियर्सन कोरिलेशन का नाम है, लेकिन सामान्य ग्लॉसरी परिभाषा कोरिलेशन कोफिशिएंट ही है। मोमेंट कोफिशिएंट हमने आपको पहले भी बताया है, पियर्सन कोरिलेशन का नाम है। एंड कुछ और चीजें जान लेते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, अभी जैसे हमने ऊपर बताया था, उस वैल्यू को भी याद कर लीजिए। तो अगर 0.00 है यानी कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर 0.01 से 0.03 तक है, 0.03, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाइएगा इन सब के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे वीक कोरिलेशन है। उसके बाद अगर 0.31 से 0.70 तक है तो मीडियम मॉडरेट कोरिलेशनशिप है। एंड 0.71 से 0.99 तक है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। एंड 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है।